Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Audio video clear है सबका? Is audio video clear for all? तो जो सीवेज की लेयर सी वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है उस लेयर को स्लीक बोला जाता है. दैट लेयर इज टर्म्ड एज स्लीक. ठीक है? किसने पूछा था ये? स्लीक बता दो. अरुण लोधी. जो सीवेज की लेयर फ्लोट करती है सी वाटर के सरफेस के ऊपर उस लेयर को टेक्निकली स्लीक बोला जाता है. दैट लेयर इज टर्म्ड एज स्लीक. चलिए कंटिन्यू करते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट? वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट. सो आवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाज डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट. हम डिस्पोजल की बात कर रहे थे. डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था. डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन वी हैव कंप्लीटेड. अब हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑन लैंड की. सो लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ. आई एम डिसेबलिंग द चैट. एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से चैट को इनेबल कर देंगे. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. So next of the point of reference is disposal on land. So next point to be referred is disposal on land. So second method for disposal of sewage. The second method for disposal of sewage is disposal on land. So next point to be referred is disposal on land. First point. पहला point बोल रहा है disposal of sewage. Disposal of sewage on land by either effluent irrigation. By either effluent irrigation or by sewage farming. Or by sewage farming. Next point क्या बोल रहा है? Next point ये बोल रहा है in effluent irrigation. In effluent irrigation, prime concern. In effluent irrigation, prime concern. Effluent irrigation, prime concern is disposal of effluent. Is disposal of effluent. Prime concern is disposal of effluent. And in sewage farming, prime concern, sewage farming, prime concern is growth of crops. Prime concern is growth of crops. Prime concern is growth of crops. Next point क्या बोल रहा है? Next point बोल रहा है disposal of sewage. Disposal of sewage on land. Disposal of sewage on land must be done. Must be done. Disposal of sewage on land must be done. Must be done such that medium is sufficiently permeable. Such that medium is sufficiently permeable. Medium is sufficiently permeable. Sufficiently permeable so as to allow percolation of effluent into the ground. So as to allow percolation of effluent into the ground. Else voids of the medium get choked. Voids of the medium get choked by the solids in sewage. By the solids in sewage, thereby preventing the availability of oxygen and leading to anaerobic decomposition over the medium. Anaerobic decomposition over the medium. Anaerobic decomposition over the medium and development of unsanitary condition. And development of unsanitary condition. And development of unsanitary condition. Development of unsanitary condition termed as unsanitary condition termed as sewage sickness. Termed as sewage sickness. ऑब्जेक्टिव में आएगा ये पॉइंट आपके. Termed as sewage sickness. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर स्टोरी. तो अगला तरीका अवेलेबल है सीवेज का जो डिस्पोज करने का, डिस्पोजल ऑन लैंड.
तो कहने का मतलब है डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन में हमें बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे एंड टेक्निकलिटीज वर इन्वॉल्व फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज बाय डाइल्यूशन मेथड, बट डिस्पोजल ऑन लैंड में टेक्निकलिटीज बहुत ही कम है। करना क्या इस मेथड में? इस मेथड में सिंपली हमें सीवेज को कलेक्ट करना है फ्रॉम द कम्युनिटी। दिस मेथड विल सिंपली कलेक्ट द सीवेज फ्रॉम द कम्युनिटी एंड डिस्पोज इट ओवर द लैंड। हम इसको लैंड पे डिस्पोज कर देंगे, जो भी एरिया अवेलेबल होगा हमारे पास हम उसमें सीवेज को डिस्पोज कर देंगे। सीवेज विल परकुलेट इनटू द ग्राउंड, ये सीप कर जाएगा ग्राउंड में, ये सीप कर जाएगा ग्राउंड में, विल गो एंड गेट मिक्स विद द ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर के साथ जाके मिल जाएगा। सो दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल। तो हम सिंपली कलेक्ट कर देते हैं लैंड के ऊपर, तो डिस्पोज कर देते हैं लैंड के ऊपर। अब है तो कुछ भी नहीं इसके अंदर, पर फिर भी इसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट के अंदर। स्टिल इट इज बीइंग डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स। पहला एफ्लुएंट इरिगेशन, दूसरा है डिस्पोजल ऑन लैंड। सो फर्स्ट ऑफ द मेथड इज बाय एफ्लुएंट इरिगेशन, द सेकंड मेथड बाय डिस्पोजल ऑन लैंड इज सीवेज फार्मिंग। अब फर्क क्या है एफ्लुएंट इरिगेशन और सीवेज फार्मिंग में? एफ्लुएंट इरिगेशन में हमारा प्राइम कंसर्न है डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट। तो अगर आपने सीवेज को कम्युनिटी से कलेक्ट किया और डिस्पोज कर दिया लैंड के ऊपर और यही आपका एम था, इसको बोला जाएगा एफ्लुएंट इरिगेशन। पर अगर आप सीवेज को कलेक्ट कर रहे हो कम्युनिटी से और डिस्पोज कर रहे हो लैंड के ऊपर, आपका जिसमें प्राइम कंसर्न ये है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अब ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स कहां से आगे बीच में? इस एफ्लुएंट के अंदर आपको बायोमास मिलेगा। तो जब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी थी, आपको सारी साइकिल्स बना के दिखाई थी कि जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है लास्ट में बायोमास बनती है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, एसिड, एल्कोहल, गैसेस, और वो सारी की सारी बायोमास न्यूट्रिएंट थी प्लांट के लिए। कहने का मतलब है जो सीवेज का एफ्लुएंट है वो मैन्योर की तरह काम कर सकता है फॉर द प्लांट। तो अगर आप किसी शहर से सीवेज को कलेक्ट करो और लैंड पे डिस्पोज करो जिसमें आपका कंसर्न है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, तो इसको हम बोल क्या देंगे? सीवेज फार्मिंग। तो करी तो आपने सेम चीज, पर करने के पीछे जो एम था आपका, उसके बिहाफ पे इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया एफ्लुएंट इरिगेशन, दूसरे को आगे हो तो सेम चीज रही है, कोई फर्क तो है नहीं दोनों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जिस भी मीडियम पे आप डिस्पोज कर रहे हो सीवेज को, ओवर व्हाटएवर मीडियम यू आर डिस्पोजिंग द सीवेज, टेक प्रॉपर केयर वो मीडियम परमेबल हो, ताकि उसमें से एफ्लुएंट क्या कर जाए? परकोलेट कर जाए। अगर मीडियम परमेबल नहीं हुआ, मीडियम परमेबल नहीं है, इसका मतलब वॉइड्स छोटे हैं, उसके वॉइड्स चोक हो जाएंगे बाय द सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सीवेज, वॉइड्स चोक हो जाएंगे, इसका मतलब सीवेज पास नहीं कर पाएगा, सीवेज ऊपर ही जमा हो जाएगा। वॉइड्स चोक हो गए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, इसका मतलब एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का एंड प्रोडक्ट एसिड एल्कोहल गैस व्हिच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन। वो प्रोसेस जिसमें मीडियम के वॉइड्स चोक कर जाए बाय द सॉलिड्स प्रेजेंट इन द सीवेज, उसके बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती जाए, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो, अनसैनिटरी कंडीशन डेवलप हो, इस पूरी कहानी को बोला जाता है सीवेज सिकनेस। तो अगर आपने किसी परमेबल मीडियम के ऊपर सीवेज को डिस्पोज नहीं किया, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सीवेज सिकनेस। तो इसका मतलब ये आखिरी तरीका था हमारे सीवेज को डिस्पोज करने का, नोन एज डिस्पोजल ऑन लैंड। अब चैट को एनेबल कर रहा हूँ, इस प्रोसेस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस डिस्पोजल ऑन लैंड यू मे आस्क नाउ। I've enabled the chat. Any doubt you can ask now. Ground water gets polluted. हाँ, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाएगा। सैंडी सॉइल में डिस्पोज करते हैं, कोई सी भी सॉइल जिसकी परमिटी ज्यादा हो, सिल्ट भी तो हो सकती है। इरिगेशन वर्ड क्यों लिखा है? इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। पानी तो अप्लाई कर रहे हो, ये वेस्ट वाटर ही तो है। इरिगेशन का मतलब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, सो वी आर अप्लाइंग द वाटर आर्टिफिशियली, इट इज इरिगेशन। तो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज करेंगे। ये देखो अनुज तिवारी, बेटा कहाँ थे इतने दिन तक? ये सीवेज ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज करेंगे, तो पहली बार क्लास लगा रहे हो। अफेक्ट ऑन क्रॉप्स, अफेक्ट ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये न्यूट्रिएंट है इसके अंदर। सीवेज सिकनेस से क्या प्रॉब्लम है? अगर ध्यान से सुनते तो डाउट ही नहीं पूछते, अनसैनिटरी कंडीशन है, इट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन फॉर अस। प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए, ये लो प्रीवियस स्लाइड शो कर दी। और क्या है सर, क्या है ये सब? यहाँ पे सर्कस चल रहा है। दक्ष मलिक, इज दिस मेथड कॉमनली यूज? यस, दिस इज द मोस्ट कॉमनली मेथड, ये सबसे कॉमनली यूज मेथड है। सर गैस प्रोड्यूस इन सीवेज सिकनेस, रेफर दी प्रीवियस थ्योरी, कौन कौन सी गैसेस बनती हैं? एनारोबिक डिकम्पोजिशन का एंड प्रोडक्ट आपको बता रखा है। ऑल दी गैसेस आई मेंशन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसेस बनती हैं। ऑल दीज गैसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये देखो लीचेट, अरे लीचेट सॉलिड वेस्ट का है इशू। ये जब तुम आधी चीजें पता है तो बीच में क्यों बोलते हो? जब क्लास लगाने आते हो दिमाग खाली करके आया करो, जो चीज डिस्कस हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया करो। वो सॉलिड वेस्ट की कहानी यहाँ बीच में लगा रहे हैं। लीचेट, लीचेट कहाँ से आ गया इसके अंदर? सीवेज फार्मिंग डिस्पोज द सीवेज ऑन द लैंड इन व्हिच कंसर्न इज ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। सर मेरा डाउट हो गया, अब आप चैट ऑफ कर दो। अच्छा ये देखो सिविल इंजीनियर, मेरा डाउट हो गया, अब आप चैट ऑफ कर दो। सही है, मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन भी है, चैट ऑफ का ऑप्शन भी है और ब्लॉक का भी ऑप्शन है। सर लैंड पे डिस्पोजल, लैंड पे डिस्पोजल के लिए सेम डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट देंगे एज डिस्पोजल इन रिवर? नहीं, कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट देंगे अरुण कुमार वो भी बताऊंगा मैं आपको, दैट आई डिस्कस, वो भी नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद। सो हाउ मच डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट विल बी गिवन इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का। तो कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट देंगे वो भी देखेंगे।
सर कैनाल में अगर सीवेज डिस्पोज करें तो वो एफ्लुएंट इरिगेशन होगा। बेटा लैंड पे डिस्पोज किया क्या आपने? हैव यू डिस्पोज द सीवेज इन लैंड? ये देखो ये अलग ही आया प्राणी, इसने यूजर नेम ही रखा हुआ जसपाल सर। अब जसपाल सर से सवाल कर रहे हैं किस क्रॉप में ये वाटर यूज होगा, किस क्रॉप में, किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस वाटर इन एनी क्रॉप। सब मतलब मजे मारने आते हैं, पढ़ने कोई नहीं आता। किसी एक जगह पर हम कितना सीवेज डिस्पोज कर सकते हैं वो उस पे कि वो एक्यूमुलेट होते जाएगा। एक्यूमुलेट क्यों होता जाएगा सचिन जा? सीप कर रहा है ना ग्राउंड के अंदर, वो इट इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड, वो सीप कर रहा है ग्राउंड के अंदर, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। एक्यूमुलेट तब करेगा अगर आपने मीडियम जो सेलेक्ट किया वो इम्परमिएबल है, तब वो एक्यूमुलेट करता जाएगा, देन इट विल एक्यूमुलेट। डिस्पोजल ऑन लैंड सबसे कम इफेक्टिव है ना विद रिस्पेक्ट टू साइकोसुलैन, सबसे इफेक्टिव मेथड है ये। अभी नेक्स्ट पार्ट ये बताता मैं आपको, इट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। अभी लास्ट पार्ट ये डिस्कस करेंगे हम। सब टाइम पास करते हैं, हाँ सब टाइम पास करने आए हैं। देखो नरेंद्र मोदी, कोई कुछ ये अलग अलग नाम रख के आ जाते हैं। ये कुछ टाइम बाद तो लैंड इम्परमेबल हो जाएगा, हाँ कुछ टाइम बाद लैंड इम्परमेबल हो जाएगा, इसलिए फिर हम रिजर्व लैंड भी रखते हैं, कीप द रिजर्व लैंड देयर। सर आपने कल सी ज्यादा बोला था। अरे सी को किससे ज्यादा बोला था? ए भगवान, ये साइको सुजैन। अरे सी को किससे ज्यादा इफेक्टिव बोला था मैंने? सी को मैंने किससे ज्यादा इफेक्टिव बोला था? रिवर से ज्यादा इफेक्टिव बोला था। कल लैंड किया था क्या हमने? कल तक डिस्पोजल ऑन लैंड आपको बताया नहीं था, आज डिस्पोजल ऑन लैंड बता दिया, तो मैं डिस्पोजल ऑन लैंड को सबसे इफेक्टिव बोल रहा हूं। चलो सर ग्राउंड वाटर क्वालिटी अफेक्ट होगी, बिल्कुल अफेक्ट होगी ग्राउंड वाटर क्वालिटी। हम लोग डेडिकेटेड हैं, लेकिन कुछ लोग की वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है, इन लोगों का कुछ ट्रीटमेंट करो। तो बहुत सही बोल रहे हो। आज तो देखो लोग भी इतने सारे आ गए, आज कहाँ से आ गए? ये आज डिस्टर्ब करने वाले लोग लगता है ज़्यादा आ गए हैं। नॉर्मली लोग जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा लोग हैं आज। किसी ने भेजा है क्या आप लोगों को यहाँ पे? चलिए चलती आगे बढ़ते हैं, अब विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, कंटिन्यू करते हैं अब। चलिए अब ये बताइए कि हमने डिस्पोजल ऑफ सीवेज को ट्रीटमेंट से पहले क्यों एनालाइज किया? व्हाई वी हैव रेफर्ड डिस्पोजल ऑफ सीवेज प्रायर टू दैट ऑफ ट्रीटमेंट? हमने डिस्पोजल ऑफ सीवेज को ट्रीटमेंट से पहले क्यों एनालाइज कर रखा है? ये रूम ठीक नहीं है पहले। अब ये लोकेश कुमार को रूम की पड़ी है, मैं बता रहा हूँ डिस्पोजल इसको रूम की पड़ी है, तो तुम रूम देखते हो रोज, इसकी फोटो भेज दूंगा रूम की मैं तुम्हें, वो लगा के बैठ जाना। ये रूम ठीक नहीं है। अब क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? भगवान। तो हम डिस्पोजल को ट्रीटमेंट से पहले क्यों एनालाइज कर रहे हैं? व्हाई वी आर एनालाइजिंग डिस्पोजल प्रायर टू दैट ऑफ ट्रीटमेंट? रीजन बीइंग मेथड ऑफ डिस्पोजल गवर्न्स व्हाट मेथड। मैं फिर चैट ऑफ कर दूंगा, खुद ही बोलता जाऊंगा, आई स्विच ऑफ द चैट, खुद ही बोलता जाऊंगा, बैठे रहना वहां पे। हम डिस्पोजल को ट्रीटमेंट से पहले इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि हम पता कर पाए कितनी डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। रीजन बीइंग जो डिजायर्ड क्वालिटी होती है सीवेज की, वो डिपेंड कर जाती है मेथड ऑफ डिस्पोजल के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ जैसे रॉ वाटर में आपकी डिजायर्ड क्वालिटी थी, वैसे ही वेस्ट वाटर में भी हमारे पास डिजायर्ड क्वालिटी है। रॉ वाटर में डिजायर्ड क्वालिटी डिपेंड करती है हम पानी को कहाँ यूज करेंगे, वेस्ट वाटर में डिजायर्ड क्वालिटी डिपेंड करती है हम इसको कहाँ डिस्पोज करेंगे। तो फिर डिजायर्ड क्वालिटी कितनी है वेस्ट वाटर की, वो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। व्हाट द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द वेस्ट वाटर दैट आई एम रेफरिंग इन द लास्ट, वो मैं लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ। मैं कुछ पैरामीटर्स की आपको परमिसिबल लिमिट बता देता हूँ टू बी प्रेजेंट इन द सीवेज एफ्लुएंट। सो पैरामीटर्स, पहले हमारे पास है पैरामीटर्स हैं BOD इन मिलीग्राम पर लीटर, COD इन मिलीग्राम पर लीटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स इन मिलीग्राम पर लीटर, एंड pH। साउंड कट रहा है सर, रिफ्रेश कीजिए। पूरी क्लास खराब कर दी आज इन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। चलिए, सो दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच आई मेंशनड। इसके अलावा n नंबर ऑफ पैरामीटर्स और भी हैं। सो हमारे पास सोर्स ऑफ डिस्पोजल सरफेस वाटर, तो सोर्स ऑफ डिस्पोजल सरफेस वाटर, source of disposal is surface water. Then we have marine water, so marine water. Then source of disposal is land. एक source of disposal हमारा land था। आज सर बफर बहुत हो रहा है, एक बार अपना सिस्टम रिफ्रेश करो, मेरे यहाँ से फीड सही जा रही है। नीरज रिफ्रेश योर सिस्टम, एक बार ऐप बंद करो और फिर दोबारा रिफ्रेश करो।
मैं एक बार टेबल बना के मैं भी रिफ्रेश कर लूंगा, आई ऑल्सो रिफ्रेश। हाँ तो आप लोग भी कर लीजिए, एक बार मैं भी कर लूंगा। तो सरफेस वाटर परमिसिबल वैल्यू ऑफ बीओडी 20 मिलीग्राम पर लीटर, सीओडी नो वैल्यू 30 मिलीग्राम पर लीटर, 5.5 से 9। मरीन वाटर 100 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज 250 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज 100 मिलीग्राम पर लीटर, 5.5 से 9। लैंड परमिसिबल वैल्यू 500 मिलीग्राम पर लीटर, नो पैरामीटर 2100 मिलीग्राम पर लीटर एंड 5.5 to 9। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू लिख दी है जो सीवेज के अंदर होनी चाहिए अगर आपको एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ डिस्पोजल में अडॉप्ट करना है। तो किस सोर्स ऑफ डिस्पोजल में कितनी वैल्यूज होनी चाहिए हर एक पैरामीटर की वो मेंशन्ड है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन सबकी लिमिट आपको अपने कोड से चेक करनी है। यू टू रेफर द लिमिट्स ऑफ रिमेनिंग ऑल द पैरामीटर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर कोड। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी। अब इसको समझने की कोशिश, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज। लेट सपोज हमारे सीवेज की बीओडी है, सो रॉ सीवेज हैज बीओडी ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर। रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। अगर रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर, मुझे इसको डिस्पोज करना है सरफेस वाटर में। रॉ सीवेज की बीओडी है 200 मिलीग्राम पर लीटर, मुझे इसको डिस्पोज करना है सरफेस वाटर में। आई हैव टू डिस्पोज इट इन सरफेस वाटर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड? डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है? डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट पूछ रहा हूं मैं, आई एम आस्किंग अबाउट डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट। 90% ये कैसे निकाला आपने? हाउ यू फाउंड दिस 90%? ये 90% कैसे कैलकुलेट किया आपने? हाउ यू कैलकुलेटेड दिस 90%? तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इज 90%, ये चीज आपने कैसे कैलकुलेट करी? परमिसिबल वैल्यू है 180 मिलीग्राम पर लीटर। परमिसिबल वैल्यू तक आने के लिए आपको कितना हटाना पड़ेगा? 180 मिलीग्राम पर लीटर। कितने में से? 200 मिलीग्राम पर लीटर में से। तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड विल बी हाउ मच? डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कितना आ गया? डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कितना आ गया? 90% आ गया। 80% नहीं था, 90% था। अगर मुझे इसको डिस्पोज करना है रिवर में, तब तो निकाल लिया आपने 90%। मुझे इसको डिस्पोज करना है सी में, इफ आई हैव टू डिस्पोज द सेम सीवेज इनटू द सी, अगर हम यही सीवेज को डिस्पोज करें सी में, व्हाट द डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड? 50%। ये कैसे निकाला आपने? हाउ यू फाउंड दिस 50%? 50% की कैलकुलेशन कैसे करी आपने? क्योंकि परमिसिबल वैल्यू सी के लिए कितनी है? व्हाट द परमिसिबल वैल्यू फॉर द सी इज 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो 200 मिलीग्राम में से मुझे कितना हटाना पड़ेगा? 100 मिलीग्राम हटाना पड़ जाएगा। आई हैव टू रिमूव 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है? तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड विल बी 50%। तो ये चीज आप कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हो? व्हाई और ये चीज आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, रीजन बीइंग आपको ये सारी परमिसिबल वैल्यूज पता है। ऑल दीज परमिसिबल वैल्यूज आर नोन टू अस। तो ये सारी परमिसिबल वैल्यूज या तो डायरेक्टली पूछेगा आपसे, आइदर ही विल आस्क डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली आपको सवालों में अप्लाई करना पड़ जाएगा। इनडायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई दीज वैल्यूज इन योर प्रॉब्लम। अब कोई सा भी रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में, एनीथिंग वांट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? हाँ बिल्कुल। 180 कहाँ है टेबल में? ये देखो हिमांशु वर्मा, 180 कहाँ है टेबल में? अरे टेबल में 20 है परमिसिबल वैल्यू। हटाना कितना है आपको? अगर 200 मिलीग्राम बीओडी है, आपको 20 मिलीग्राम चाहिए, तो हटाना कितना है? हटाना 180 मिलीग्राम है। तो कोड में 180 मिलीग्राम नहीं लिखी हुई है, वी हैव टू रिमूव 180 मिलीग्राम। तो 180 मिलीग्राम हटाना है 200 मिलीग्राम में से, तो एफिशिएंसी कितनी निकालनी पड़ेगी? 90% निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? दीपक आईएस कोड लो, आईएस कोड 4764। अब ये कोड पूछा ना दीपक, किसने पूछा? ये नाम याद रखना सब जने ये नाम रखेंगे। दीपक कल मैं आपसे कोड की बाकी स्पेसिफिकेशन भी पूछूंगा। आई आस्क यू रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन आल्सो। तो ये जो बाकी स्पेसिफिकेशन है ये भी पूछी जाएंगी आपसे। अब कल पूरा कोड पढ़ के आना। ये सरफेस वाटर में सीओडी निल है, हाँ कोड में नहीं है वैल्यू मेंशन, टोटल वैल्यूज है ये। क्लियर है पूरी कहानी? अभी करना है इसमें कुछ भी? इंडस्ट्रियल वाटर के लिए उठाना है कोड तो 2490 और इंडस्ट्रियल सीवेज IS 2490। लो एक और कोड बता दिया। इनलैंड डिस्पोजल, दीपक नेम चेंज करके आएगा, बहुत बढ़िया। उसके दिमाग में नहीं भी है तुम बता दो। चलिए कंटिन्यू। क्लियर यहां तक की कहानी? भी करना है इसमें कुछ? इनलैंड और सरफेस सेम है, हाँ इनलैंड और सरफेस सेम है। सरफेस में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। सरफेस सोर्स में इंक्लूड ऑल दी सोर्सेस। इनलैंड में सी इंक्लूड नहीं होगा, इन इनलैंड सी विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्लियर है? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। नाउ वी टॉक इन प्रैक्टिकल टर्म्स। टॉपिक हमारा खत्म हो गया, टॉपिक इज फिनिश्ड। अब आपको प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं। प्रैक्टिकल जानकारी क्या है? इंडियन कंडीशन में, इन इंडियन कंडीशन डिस्पोजल ऑन लैंड कम्स आउट टू बी मोस्ट सूटेबल अमंग्स यू ऑल। इंडियन कंडीशन में डिस्पोजल ऑन लैंड सबसे सूटेबल निकल के आता है, जितने भी तरीके आपको बताए अभी तक।
डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर वाटर, लेक, सी एंड लैंड। अब सबसे सूटेबल लैंड क्यों निकल के आता है, सबसे सूटेबल लैंड क्यों निकल के आता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं रिवर के अंदर, क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कल आपको दिखाया था, हम लाई करते हैं एट द इंटरफेस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो कितना टेम्परेचर है इंडिया में सबको पता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि नदियों में पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। सैचुरेटेड डीओ ज्यादा होगी कम होगी? डीओ ज्यादा होगी कम होगी? भारत की जो नदियां हैं उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, सैचुरेटेड डीओ ज्यादा होगी कम होगी? इट विल बी कंपैरेटिवली लेस। मोर ओवर हमारी जो रिवर्स है वो पेरिनल नहीं है, अवर रिवर्स आर नॉट पेरिनल, वो सीजनल है। कहने का मतलब है अभी गर्मियों में तो आपको ड्राई वेदर फ्लो जीरो मिलेगा, गर्मियों में तो ड्राई वेदर फ्लो जीरो मिलेगा। कहने का मतलब है हमारी नदियों में एक तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा, सैचुरेटेड डीओ कम। दूसरा, हमारी रिवर पेरिनल नहीं है, हमारी रिवर पेरिनल नहीं है मतलब पूरे साल फ्लो नहीं करती हैं। जब बारिशें होती हैं तभी फ्लो करती हैं, अभी जब गर्मियां चल रही है सूख जाती हैं। तो इसका मतलब भारत में डिस्पोजल इन रिवर सूट ही नहीं करता, इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज इन रिवर। दूसरा, हमारा जो वेस्ट वाटर है, हमारा जो वेस्ट वाटर है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है? अगर एवरेज पर कैपिटा वाटर सप्लाई बताऊं, डिमांड नहीं बोल रहा मैं, वाटर सप्लाई, भारत के ऑलमोस्ट हर एक शहर में, कुछ शहरों को छोड़ के, अगर पानी के सप्लाई के रेट देखोगे, पानी के सप्लाई के रेट है 90 से लेके 120 लीटर पर कैपिटा पर डे। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिमांड। अगर ये वाटर सप्लाई की रेट है, सीवेज का डिस्चार्ज, अगर वाटर सप्लाई की रेट इतनी है, सीवेज का डिस्चार्ज 80% ऑफ दिस, कहने का मतलब है हमारा जो सीवेज है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सीवेज इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड तो ये डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर सूट ही नहीं करता, तो इसलिए इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड। अब 3 रीजन बताएं आपको। इंडिया का सीवेज कॉन्सेंट्रेटेड, टेम्परेचर ज्यादा, डीओ सैचुरेटेड कम, हमारी नदियां पेरिनल नहीं होती। नेक्स्ट, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन लेक तो यूज करते ही नहीं है। सी, बहुत ही कम कोस्टल एरियाज हैं हमारे पास, यहाँ पे बहुत ही कम कोस्टल एरियाज हैं जहां पर जो करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कहने का मतलब है जो करंट है वो शोर से दूर जाए। तो बहुत ही कम कोस्टल एरियाज ऐसे हैं भारत में जिसमें करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हो। इसका मतलब डिस्पोजल में सी भी सूट नहीं करता। तो लेक में तो करते ही नहीं है, रिवर में सूट नहीं करता, सी में सूट नहीं करता। क्योंकि ये तीनों तरीके सूट नहीं करते। डिस्पोजल ऑफ द सीवेज एफ्लुएंट ऑन द लैंड इज बीइंग प्रेफर्ड। डिस्पोजल ऑफ सीवेज को हम लैंड पे प्रेफर करते हैं। क्यों? रीजन बीइंग व्हाट? कॉस्ट बहुत कम निकल के आती है इसकी, इट इज वेरी कम कॉस्ट, लेस कॉस्ट इन्वॉल्व। हम सीवेज को कलेक्ट करते हैं, डिस्पोज करते थे लैंड के ऊपर, डिस्पोजल ऑफ द लैंड इज बीइंग कैरिड आउट। दूसरा, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे कम, पैसा नहीं है हमारे पास ट्रीटमेंट करने का, तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आती है? सबसे कम निकल के आती है। इसलिए इंडियन कंडीशन में डिस्पोजल ऑन लैंड को प्रेफर किया जाता है, ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका निकल के आता है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। सर सी में नहीं समझ आया, सी में नहीं समझ में आया, सी में नहीं समझ में आया तो लो समझो, ये जो हमारे करंट्स हैं, ये शोर है, ये जो करंट्स हैं एक शोर की तरफ फ्लो कर रहा है, एक शोर से दूर जा रहा है, तो इनको बोला जाता है फॉरवर्ड करंट, इनको बोला जाता है बैकवर्ड करंट। तो जब आप सीवेज को डंप करोगे सी में, अब आप बताओ, आप कोस्टल एरिया में रहते हो, यू रिसाइड इन कोस्टल एरिया, आपने सीवेज को डंप किया, आपने सीवेज को डंप किया सी के अंदर, क्या चाहोगे? सीवेज दोबारा आपके घर पे आ जाए फ्लो करके? आप कोस्टल एरिया में हो, आप क्या चाहोगे? तो करंट कैसे होने चाहिए? करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, ताकि जो सीवेज आपने डंप किया है वो आगे फ्लो करके जाए। तो ऐसे बहुत ही कम कोस्टल एरियाज हैं हमारे भारत में जहां पे करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्लियर है? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए। इन अवर कंट्री टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली मोर, हेंस डीओ सैचुरेटेड इन दी वाटर इज लेस। डीओ सैचुरेटेड पानी में कम है। सर डिस्पोज ऑन लैंड में रेनी सीजन में वाटर डिस्पोज आइटम से होकर ग्राउंड को कंटेमिनेट करता होगा? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। जब आप डिस्पोज करोगे लैंड के ऊपर तो पानी की कंटेमिनेशन तो होगी, ग्राउंड वाटर विल गेट कंटेमिनेटेड। सर ये जो है इंडिया में डंप हुआ अंडमान के पीछे, क्या बोल रहा है? वहां डिस्पोजल कर सकते हैं, जहां फॉरवर्ड करंट है वहां कर सकते हैं। चलिए, we're done with all the aspects of disposal of sewage effluent. So all the points are being referred. ये देखो अभी भी यही पूछ रहा है, डीओ सैचुरेटेड कम क्यों है, यहीं पे फंसा हुआ है ये। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेटेड है, कहने का मतलब ये है कि सॉलिड तो उतना का उतना ही है, पानी की क्वांटिटी कम है उसके अंदर, इसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, इट विल बी टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड। एक ही चीज 100 बार बताइए फिर वापस वही चीज पूछने लग जाता है। चलिए आगे बढ़। देन व्हाट कैन बी डन नाउ? हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो जितेंद्र ठाकुर। अब हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीवेज की। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज कैन बी कैरिड आउट। तो उसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है सीवेज का। तो अगर मुझे क्वालिटी पता है रॉ सीवेज की, मुझे क्वालिटी पता है ट्रीटेड सीवेज की, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर कैन बी डन। पर ट्रीटमेंट करने से पहले हमें सीवेज को लेके जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट प्लांट तक।
प्रायर टू दी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर वी हैव टू कैरी दी वेस्ट वाटर टू दी प्लांट, और वेस्ट वाटर को प्लांट तक लेके जाने के लिए विल रिक्वायर अ पाइप नोन एज सीवर। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकम्स डिजाइनिंग ऑफ सीवर। तो सेकंड पार्ट है डिस्पोजल का हमारा, डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफलुएंट की, अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स की। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डिजाइन ऑफ सीवर। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज डिजाइन ऑफ सीवर्स। तो अगला पॉइंट है सीवर की डिजाइनिंग। तो अभी तक हम बात कर रहे थे डिस्पोजल ऑफ सीवेज की, अब हम बात करेंगे सीवर के डिजाइनिंग की। अब क्या है सीवर की डिजाइनिंग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर ये मार्क्स के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे सवाल पूछ रहे हैं, मार्क्स के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई फैकल्टी ये चीज़ बताती है, तो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब भी किसी से भी आप पूछते हो सर ये मार्क्स के रिस्पेक्ट में कितना इंपॉर्टेंट है, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो एग्जाम के, सर एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या आ सकता है, जब आप ये सवाल पूछते हो, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको रिप्लाई करना पड़ता है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। पर एक बार बताओ, क्या वो जो पेपर बनाता है मेरे से पूछ के बनाता है? तो पेपर बनाएगा मुझसे पूछ के बनाएगा क्या कि सर बताओ इस बार डिजाइनिंग ऑफ सीवर के कितने सवाल डालूं? जितने जितने का आप बोलोगे उतने ही सवाल डालूंगा डिजाइनिंग ऑफ सीवर के, और फिर आप बच्चों को बता भी देना कि डिजाइनिंग ऑफ सीवर के कितने सवाल आएंगे पेपर में, फिर बच्चे तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इन चीज़ों में दिमाग भी नहीं मारना आपको। अभी आपका एम लर्निंग है, योर एम इज टू लर्न द कंसेप्ट, तो अपना कॉन्सेंट्रेशन उसको समझने में लगाओ। अपना कॉन्सेंट्रेशन इसमें लगा रहे हो कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको समझने में लगाओ। अगर आपने समझ लिया, जितना मर्जी वेटेज का सवाल आए उसको सॉल्व कर लोगे आप, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइनिंग ऑफ सीवर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइनिंग ऑफ सीवर। अब चैट को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ा बहुत टॉपिक कवर कर लूँ, उसके बाद फिर चैट को एनेबल करते हैं। Now, in order to analyze the designing of sewer, we should know that how different sets of sewer collect sea sewage from the community. इस सीवर को डिजाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कैसे अलग अलग टाइप के सीवर मिलके किसी भी कम्युनिटी में से सीवेज को कलेक्ट करते हैं। तो टू एनालाइज दिस पॉइंट आई एम शोइंग द एंटायर सीवरेज सिस्टम। इस बात को समझाने के लिए मैं पूरा सीवरेज सिस्टम आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आई एम शोइंग द कंप्लीट सीवरेज सिस्टम इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट हाउ द डिफरेंट सेट्स ऑफ सीवर्स आर इन्वॉल्व्ड टू कलेक्ट द सीवेज फ्रॉम द कम्युनिटी। कैसे अलग अलग सेट लगे होते हैं सीवर के किसी भी कम्युनिटी में से सीवेज को कलेक्ट करने के लिए। सो लेट सपोज ये हमारा सीवरेज सिस्टम है, तो आई एम शोइंग अ सीवरेज सिस्टम बीइंग प्रोवाइडेड इन एनी गिवन कम्युनिटी। किसी भी गिवन कम्युनिटी में सीवरेज सिस्टम कैसा होता है उसकी रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। सो दिस इज द सीवरेज सिस्टम बीइंग प्रोवाइडेड इन एनी गिवन कम्युनिटी। किसी भी सीवरेज सिस्टम में आपको इसी तरह का फ्लो मिलेगा। सो व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, द फ्लो कम्स आउट टू बी लाइक दिस। अब क्या है फ्लो, उसको समझते हैं दैट हाउ दिस सीवेज इज फ्लोइंग इन दिस। सीवेज कैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर। सो हाउ दिस सीवेज इज फ्लोइंग। So I've shown the flow of the sewer, मैंने आपको फ्लो दिखाया है सीवर का। This is how the sewage is flowing in the sewer. अलग अलग टाइप ऑफ सीवर्स में कैसे सीवेज फ्लो कर रही है, that is being shown here. This is sewage treatment plant, ये sewage treatment plant है। तो I've shown a plan of a sewerage system, मैंने एक sewerage system का प्लान दिखाया आपको। तो sewage treatment plant, this is sewage treatment plant. So sewage treatment plant, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑब्जर्व टू बी समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से दिखता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी रेफरेंस क्या है। हियर एमए स्टैंड्स फॉर मैनहोल, यहाँ पे एमए का मतलब मैनहोल है। व्हाट इज मैनहोल, दैट आल्सो विल डिस्कस, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द मैनहोल्स व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेटरल सीवर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है लेटरल सीवर, दीज आर लेटरल सीवर्स। देन वी हैव ब्रांच सीवर, फिर हमारे पास ब्रांच सीवर है। लेट अस सपोज दीज आर ब्रांच सीवर, ये ब्रांच सीवर है। देन वी हैव मेन सीवर, सो दीज आर मेन सीवर्स, so main sewer. Then we have outfall sewer, so last of the category of the sewer which is available is termed as outfall sewer. These are outfall sewers being provided. First initially the sewage is collected in household sewers, तो ये household sewers है। चलिए रेफर द एंटायर स्टोरी। तो मैंने पूरा सीवरेज सिस्टम आपको बना के दिखा दिया। तो किसी भी शहर का सीवरेज सिस्टम आपको ऐसे दिखेगा। तो ये प्लान है, तो एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाई है आपको किसी भी शहर के सीवरेज सिस्टम की। चेक करो सीवेज कैसे फ्लो करता है इसमें। जब भी किसी कम्युनिटी में होता है, कोई से भी कम्युनिटी हो, एक बार रेफर करना अपने अपने शहरों के लिए। जब भी किसी कम्युनिटी में सीवेज प्रोड्यूस होता है, इनिशियली वो कलेक्ट होता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड सीवर्स में। तो जब भी किसी कम्युनिटी में सीवेज प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले कलेक्ट होता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड सीवर्स में। तो ये हाउस होल्ड सीवर्स है।
और हाउस होल्ड सीवर्स हम खुद इंस्टॉल कराते हैं। तो कहने का मतलब है आपके घरों में जो सीवर लगे हुए हैं वो आपने इंस्टॉल कराए हुए हैं। किसी एक इंडस्ट्री में सीवर लगा हुआ है, वो इंडस्ट्री ने इंस्टॉल करा रखा है। तो इनिशियली व्हेन द सीवेज इज प्रोड्यूस्ड इज बीइंग कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड सीवर्स, और हाउस होल्ड सीवर्स म्युनिसिपल बॉडी इंस्टॉल नहीं कराती है, वो हम खुद इंस्टॉल कराते हैं। कहने का मतलब है ये हमारे रेफरेंस की बात नहीं है। नाउ सेवरल हाउस होल्ड सीवर्स डिस्पोज द सीवेज इनटू द लेटरल सीवर, several lateral sewers dispose the sewage into the branch sewer, several branch sewer dispose the sewage into the main sewer, several main sewer dispose the sewage into the outfall sewer. An outfall sewer is the sewer which carries the sewage into the treatment plant and from the treatment plant up to the point of disposal. तो इसको हम फाइनली डिस्पोज कर देते हैं। सो इट इज डिस्पोज्ड, तो डिस्पोजल आपने पहले ही कर रखा है। तो वेयर डिस्पोजल ऑफ सीवेज इज बीइंग डन, दैट वी हैव कंप्लीटेड जस्ट नाउ, वो तो भी हमने कंप्लीट ही किया है, तो हमने इसको डिस्पोज कर दिया। सो डिस्पोजल ऑफ द सीवेज इज बीइंग कैरिड आउट। तो कहने का मतलब है हाउस होल्ड सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द लेटरल सीवर, लेटरल सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द मेन सीवर, मेन सीवर डिस्पोज द सीवेज इनटू द आउटफॉल सीवर, आउटफॉल सीवर इज द सीवर व्हिच कैरीज द सीवेज इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट अप टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। तो अभी तक तो बस मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी कम्युनिटी में सीवेज कैसे फ्लो करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ सीवर्स। यहाँ तक की तो कहानी खत्म। अब टेल हियर द स्टोरी इज फिनिश। और बेसिक बातों के एनालिसिस करते हैं। और बेसिक बातों के एनालिसिस मतलब देयर आर टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सीवर्स एंड वाटर पाइप्स। दो बेसिक फर्क होते हैं सीवर के अंदर और पानी की पाइप के अंदर। अब सीवर भी पाइप ही है, और एक टेक्निकल नाम है तो मैं सीवर बोल रहा हूँ, ये भी पानी की पाइप है। ये वेस्ट वाटर की पाइप है, वो ट्रीटेड वाटर की पाइप थी, बस ये फर्क है। तो देयर आर टू बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सीवर्स एंड वाटर पाइप्स। क्या बेसिक फर्क है? एक है टाइप ऑफ फ्लो, दूसरा है टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लो इन सीवर इज ओपन चैनल फ्लो, फ्लो इन सीवर इज ओपन चैनल फ्लो, इसीलिए सीवर्स हमेशा लेके जाती है डाउनवर्ड ग्रेडियंट। यू विल ऑलवेज फाइंड सीवर्स टू बी लेड एट डाउनवर्ड ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पानी फ्लो करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इट्स ओन वेट। आपको सीवर कभी भी हॉरिजॉन्टल या अपवर्ड ग्रेडियंट पे ले करते हुए नहीं मिलेंगी। तो सीवर हमेशा ले होगी डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे, क्योंकि सीवर में फ्लो होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इट्स ओन वेट नोन एज ओपन चैनल फ्लो और ग्रेविटी फ्लो। पर पीछे पानी की पाइप में फ्लो हो रहा था अंडर प्रेशर, और वो प्रेशर हमने दिया था आर्टिफिशियल। तो पानी की पाइप में फ्लो प्रेशराइज्ड फ्लो और पाइप फ्लो, सीवर के अंदर जो फ्लो है वो है ओपन चैनल फ्लो। पहला फर्क दोनों। दूसरा फर्क, सीवर में फ्लो कर रही है सीवेज, पीछे वाली पाइपों में फ्लो कर रहा है पानी। द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स इन सीवेज आर मच इन वाटर पाइप। सीवेज के अंदर जो सॉलिड होते हैं वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होते हैं पीछे वाले पानी की पाइप से। इसका इंपैक्ट ये है कि जब सीवेज फ्लो करता है पानी की पाइप के अंदर, सीवेज फ्लोज इन दी सीवर, दी सॉलिड स्ट्राइक्स विद द मटेरियल ऑफ द पाइप। ये जो सॉलिड है वो टकराते हैं पाइप के मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से पाइप की मटेरियल की वेयर एंड टेयर होती है या स्काउरिंग होती है। तो मोर वेयर एंड टेयर और स्काउरिंग ऑफ द सीवर टेक्स प्लेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द वाटर पाइप्स। कहने का मतलब है हमारी सीवर ज्यादा ड्यूरेबल होनी चाहिए पानी की पाइपों से। इसका इंपैक्ट ये निकल के आता है। पर अभी के लिए दो बेसिक फर्क क्या है? पहला फर्क टाइप ऑफ फ्लो, दूसरा फर्क टाइप ऑफ फ्लूइड। तो सीवर के अंदर और पानी की पाइप के अंदर फर्क होता है। ये हमारी बेसिक जानकारी आपको दे दी। दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि जब भी सीवरेज सिस्टम को बनाया जाएगा, व्हेनेवर द सीवरेज सिस्टम विल बी कंस्ट्रक्टेड, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स कंस्ट्रक्शन विल ऑलवेज बी टेरिड आउट फ्रॉम इट्स टेल टू हेड। ये इसका हेड पॉइंट है, तो ये हेड है इसका। हेड मतलब जो इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टेल पॉइंट है, दिस इज इट्स टेल, ये टेल है। जब भी सीवरेज सिस्टम में सीवर्स लेके जाएंगी वो टेल से लेके हेड तक लेके जाएंगी। अब ऐसा क्यों करते हैं? अगर मैंने कंस्ट्रक्शन हेड से लेके टेल तक की, लेट्स सपोज इस पूरे सीवरेज सिस्टम को बनने में लगते हैं 2 से 3 साल। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी हेड से लेके टेल तक, जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी भी सीवर को यूज नहीं कर पाओगे। विल नॉट बी एबल टू यूज एनी सीवर। पर अगर मैंने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया टेल से लेके हेड तक, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसको मैं साइमल्टेनियसली यूज भी कर पाऊंगा। इसलिए सीवरेज सिस्टम की कंस्ट्रक्शन हमेशा टेल से लेके हेड तक होती है, ताकि जितना भी पोर्शन बन चुका है हमारे सीवरेज सिस्टम का, उसको हम साइमल्टेनियसली यूज भी कर पाए। ये ऑब्जेक्टिव है आपके सारे। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या देख रहे हैं आपको? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि हमारे सीवरेज सिस्टम में ये मैनुअल्स भी होते हैं। अवर सीवरेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनुअल्स। क्या होते हैं मैनुअल्स? दिस मैनुअल्स आर द ओपनिंग्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय अस टू एंटर इनटू द सीवर। ये ओपनिंग है जो हमने दी है सीवर के अंदर एंटर करने के लिए। क्यों? टू कैरी आउट इट्स इंस्पेक्शन मेंटेनेंस। इसकी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए हमने ये ओपनिंग दे रखी है। तो मैनुअल का पर्पस क्या होता है? ये हमारी एंट्री परमिट कर दे सीवर के अंदर। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द सीवर विल रिक्वायर एन ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज टर्म्ड एज मैनुअल। इन मैनुअल्स को प्रोवाइड किया जाता है प्री स्पेसिफाइड इंटरवल पे। पर इन मैनुअल्स को स्पेशल कंडीशंस में भी दिया जाता है। तो इनका बेसिक पर्पस तो क्या था कि हमारी एंट्री परमिट कर दें सीवर के अंदर, ताकि हम उसकी मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट कर पाएं, उसकी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाएं। अगर सीवर चोक कर गया उसको ओपन कर दें। पर इन मैनुअल्स को एक स्पेशल कंडीशन में भी प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर भी पाइप में जॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन जिन जगहों में पाइपों में जॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है उन जगहों पे हम मैनुअल प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल, जहाँ पर भी 2 सीवर आके मिलेंगे वहाँ पे हम मैनुअल देंगे। जहाँ पे भी सीवर की डायरेक्शन चेंज होगी वहाँ पर हम मैनुअल देंगे। जहाँ पर भी सीवर का साइज चेंज होगा वहाँ पर हम मैनुअल देंगे। जहाँ पर भी सीवर की स्लोप चेंज होगी हम मैनुअल देंगे। तो इन 4 कंडीशंस में भी मैनुअल दिया जाता है। कहाँ? जहाँ पर 2 पाइपें मिलेगी, जहाँ पे पाइप का डायमीटर चेंज होगा, जहाँ पे पाइप की डायरेक्शन चेंज होगी, और जहाँ पर पाइप की स्लोप चेंज होगी। तो इन जगहों पे भी मैनुअल दिया जाता है। हियर आल्सो मैनुअल्स आर प्रोवाइडेड।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि जब भी आप मैनुअल की एनालिसिस करोगे, व्हेनेवर यू विल कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ द मैनुअल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट द क्राउन ऑफ द स्मॉलर इनकमिंग सीवर, जो छोटा इनकमिंग सीवर है उसकी क्राउन हमेशा मैच करे बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ। सो क्राउन ऑफ द स्मॉलर इनकमिंग सीवर शुड ऑलवेज मैच विद द क्राउन ऑफ द बिगर आउटगोइंग सीवर। ये हमेशा मैच करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा मैनुअल है, दिस इज अवर मैनुअल, ग्राउंड के नीचे है। अब क्या कंडीशन बताइए आपको? कंडीशन ये बताइए दैट क्राउन ऑफ द स्मॉलर इनकमिंग सीवर शुड ऑलवेज मैच विद द क्राउन ऑफ द बिगर आउटगोइंग सीवर। क्राउन का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट। तो छोटे इनकमिंग सीवर की क्राउन हमेशा मैच करनी चाहिए बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ। अब वो मैच करके दिखा दी मैंने आपको, दैट मैचिंग आई हैव कैरिड आउट। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, तो क्राउन मैच किया हुआ है, ऐसा इसलिए करते हैं कि इन केस, तो ये हमारा स्मॉलर इनकमिंग सीवर है, दिस इज अवर स्मॉलर इनकमिंग सीवर, दिस इज अवर बिगर आउटगोइंग सीवर, ये हमारा बड़ा आउटगोइंग सीवर है, तो दिस इज अवर बिगर आउटगोइंग सीवर। तो क्राउन ये होता है क्राउन पॉइंट। क्राउन का मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट, तो क्राउन मींस टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। सो क्राउन ऑफ द स्मॉलर इनकमिंग सीवर इज ऑलवेज मैच विद द क्राउन ऑफ द बिगर आउटगोइंग सीवर। क्यों किया ऐसा? इन केस बड़ा आउटगोइंग सीवर चोक हो जाए, जो होगा कभी ना कभी, सीवर्स में हमेशा टेंडेंसी होती है चोकिंग की, तो इन केस बड़ा आउटगोइंग सीवर अगर चोक हो जाए, तो जब बड़ा आउटगोइंग सीवर चोक होगा, बैकफ्लो होगा सीवेज का, इट विल लीड टू द बैकफ्लो ऑफ द सीवेज, यानी सीवेज आगे जाने की जगह पीछे फ्लो कर जाएगा मैनुअल में। अगर सीवेज का बैकफ्लो हो जाए इस केस के अंदर, ये बैकफ्लो हो गया सीवेज का इस केस के अंदर, दिस इज द बैकफ्लो ऑफ द सीवेज, हमारा छोटा इनकमिंग सीवर हमेशा ओपन रहेगा, अवर स्मॉलर इनकमिंग सीवर विल ऑलवेज बी ओपन। कहने का मतलब है बड़े आउटगोइंग सीवर की प्रॉब्लम ट्रांसमिट नहीं होगी छोटे इनकमिंग सीवर में। इसीलिए छोटे इनकमिंग सीवर की क्राउन हमेशा मैच कराई जाती है बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ। तो आपको मैनुअल की रेफरेंस में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा जाता है फील्ड में भी, दैट क्राउन ऑफ द स्मॉलर इनकमिंग सीवर इज ऑलवेज मैच विद द क्राउन ऑफ बिगर आउटगोइंग सीवर। तो अभी तक तो बस मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है सीवर्स के बारे में। अप टिल नाउ आई हैव सिंपली गिवन अ बेसिक आइडिया रिगार्डिंग सीवर्स। चैट को मैं एनेबल कर रहा हूँ। अभी तक की कहानी में अगर कोई भी डाउट हो, यू मे आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ इन द एंटायर स्टोरी, यू मे आस्क। सो आई एनेबल द चैट नाउ। चैट को एनेबल कर दिया मैंने। जितने लोग रोज हैं उतने लोग ही बैठे हैं अभी बस, कि अगर छोटे इनकमिंग सीवर की क्राउन मैच करोगे बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ, तो जब बड़े आउटगोइंग सीवर में चोकिंग होगी, बैकफ्लो कर जाएगा सीवेज। सीवेज बैकफ्लो भी करके दिखाया मैंने आपको। जब ये सीवेज बैकफ्लो कर गया, जो छोटा इनकमिंग सीवर है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर मैं आपको एक ऐसी कंडीशन दिखाऊं, ऐसी कंडीशन जिसमें छोटे इनकमिंग सीवर की क्राउन मैच नहीं की हुई बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ, तो चेक करो, ये वो केस है जब छोटे इनकमिंग मैच नहीं करी गई है बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ। सो दिस इज द केस व्हेन द स्मॉलर इनकमिंग सीवर क्राउन इज नॉट मैच विद द बिगर आउटगोइंग सीवर क्राउन। तो हमारा जो बड़ा आउटगोइंग सीवर है वो छोटे इनकमिंग सीवर से ऊपर रखा गया है। तो देखो क्राउन मैच नहीं कर रही दोनों की, क्राउन इज नॉट मैचिंग। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब बड़ा आउटगोइंग सीवर चोक होगा सॉलिड के डिपॉजिट होने के बाद, इसमें बैकफ्लो होगी। जैसे ये बैकफ्लो हुई, आपका छोटा इनकमिंग सीवर भी चोक हो जाएगा, योर स्मॉलर इनकमिंग सीवर विल आल्सो गेट चोक्ड। इसीलिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि छोटे इनकमिंग सीवर की क्राउन मैच हो पाए बड़े आउटगोइंग सीवर के साथ। ये इस बात का मतलब था। तो कभी भी ये अरेंजमेंट नहीं देंगे, विल नेवर प्रोवाइड दिस अरेंजमेंट। क्लियर? इज देयर एनी स्पेसिफिक स्पेसिंग बिटवीन? बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेसिंग है मैनुअल के बीच में। क्यों नहीं है स्पेसिफिक स्पेसिंग? हर चीज स्टैंडर्डाइज है, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज। तो स्पेसिंग मैनुअल्स के बीच में स्पेसिफिक है, हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक है। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सीवर, वो डिपेंड करता है सीवर के साइज के ऊपर। व्हाट विल बी द लेइंग एंगल? बेटा भी डिजाइनिंग करने तो दो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया डिजाइनिंग ऑफ सीवर, और बातें करेंगे आगे बड़ी बड़ी। सर एंगल बता दो, सर स्पेसिंग बता दो, जो डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। डिजाइनिंग का पॉइंट लास्ट में आता है हमेशा। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, ABCD बताया नहीं, जेड वाले पॉइंट पे पहुंच गए सीधा। सारी चीजें धीरे धीरे करके आती है ना सर। स्मॉल साइज और बिग साइज किसी भी साइड हो सकता है, हाँ किसी भी हाइट हो सकता है, जरूरी थोड़ी डायरेक्शन ऑफ फ्लो यही है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो ये भी हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में भी है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो कुछ भी हो सकता है। एनी सिग्निफिकेंस ऑफ इनकमिंग स्मॉलर साइज सीवर? सिग्निफिकेंस मतलब क्या पूछना चाहते हो? आपने थोड़ी देर बोला था ड्राई वेदर फ्लो, बोला था उसका क्या मतलब होता है? ड्राई वेदर फ्लो का मतलब क्या होता है? चलो, ड्राई का मतलब क्या है? सिविल इंजीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? देखो बता भी रहे हैं, सूखा। वेदर, ड्राई का मतलब सूखा, तो बिल्कुल सही बात है। वेदर, वेदर मीन्स व्हाट? वेदर का मतलब क्या है? मौसम। सूखा मौसम है। फ्लो, फ्लो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो? बहना। पानी किस में बह रहा था? ये पानी किस में बह रहा था? This water was flowing in what? ये देखो सीवर में बह रहा था पानी। ये
ये सीवर में बह रहा है पानी। पानी किस में बह रहा था? ये देखो सीवर बता रहे हैं। अरे रिवर में बह रहा था पानी, रिवर में फ्लो की बात कर रहे थे ना। अब बताओ ड्राई वेदर फ्लो का मतलब क्या हुआ? सूखे मौसम में, सूखे मौसम मतलब जब बारिश नहीं हो रही, जब बारिश नहीं हो रही उस समय रिवर में जो पानी फ्लो करता है उसको बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। जिस समय बारिशें नहीं हो रही उस समय नदी में जो पानी बहता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। क्लियर सिविल इंजीनियर? पर आज वीडियो तो अच्छी चल रही है पर साउंड इको बहुत कर रहा है बीच बीच में। बेटा रिफ्रेश करो सिस्टम को अपने, रिफ्रेश योर सिस्टम। चलिए और कोई पॉइंट बताना है इसमें से? एनी अदर पॉइंट टू बी पिरियड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? सर चोकिंग की वजह से लार्ज क्राउन डैमेज हो सकता है क्या? चोकिंग की वजह से लार्ज का क्राउन, ये क्राउन कैसे डैमेज होगा इसका? टेल टू हेड वाला कंसेप्ट बता दो, टेल टू हेड वाला कंसेप्ट बता दो। ये लोग टेल टू हेड वाला कंसेप्ट बताएं। टेल टू हेड वाला कंसेप्ट ये है सौरभ कुमार, अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी टेल से, एग्जांपल लेते 6 महीने की, मैंने 6 महीने में ये पूछ बना दी इसकी। अब 6 महीने में जब मैंने इसको बना दिया, 6 महीने बाद जितने भी एरिया का सीवेज हम यहां तक ला सकते हैं वो लेके आएंगे, सीवेज को लेके जाएंगे प्लांट में, ट्रीट करके डिस्पोज कर देंगे। तो 6 महीने बाद हमने इस टेल को यूज कर लिया। क्लियर है? दूसरा केस, मैंने 6 महीने में ये इसका सर बनाया, हेड बनाया। अब 6 महीने में हेड बना दिया, क्या करोगे इसका? मैंने ये सीवर बना दिया 6 महीने के अंदर, अब आगे क्या करूं? किसी काम की है ये सीवर? मैंने इतना पोर्शन बना रखा है सीवर का, ये किसी काम की नहीं है। क्यों किसी काम की नहीं है? ये इसलिए किसी काम की नहीं है क्योंकि बाकी वाली सीवर तो अभी तक बनी नहीं है। तो जब बाकी वाली सीवर अभी तक बनी नहीं है तो मैं सीवेज को लेके नहीं जा सकता प्लांट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कंस्ट्रक्शन हेड से करी वो किसी काम की नहीं होगी। कब तक? जब तक ये पूरा सीवरेज सिस्टम नहीं बन जाता। तो मुझे 3 साल का वेट करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली इसको यूज में लेने के लिए। क्लियर है पूरी कहानी? इसलिए कंस्ट्रक्शन हमेशा करते हैं टेल से लेके हेड तक, ताकि जितना पोर्शन बन गया है उतने पोर्शन को कम से कम हम यूज तो कर पाए। सीवर के डायरेक्शन चेंज होने पे क्राउन कैसे मैच करते हैं? क्राउन कैसे मैच करते हैं? तो फालतू मतलब एक बार कुछ सोचना है, सीवर की डायरेक्शन चेंज करने से क्राउन कैसे मैच करते हैं? मतलब ये सवाल भी मैं बताऊं आपको कि सीवर की डायरेक्शन चेंज हो गई सर, क्राउन कैसे मैच करेंगे? लो क्राउन कैसे मैच करेंगे? तो सीवर की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब बोल रहे सर डायरेक्शन चेंज होने से क्राउन कैसे मैच होगा वो बता दो। ये लो क्राउन मैच हो गया। अब ये छोटा इनकमिंग सीवर ये है, बड़ा आउटगोइंग सीवर ये है, जैसे बिगर आउटगोइंग सीवर। तो ये सोचने में भी दिक्कत हो रही है इनको कि सर सीवर की डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्राउन कैसे मैच होगा? ये लो मैचिंग हो गई क्राउन की, दिस इज हाउ द क्राउन इज मैच्ड। तो छोटे इनकमिंग सीवर का क्राउन मैच कर रहा है बड़ा आउटगोइंग सीवर के साथ। दिस इज द स्मॉलर इनकमिंग सीवर, दिस इज द बिगर आउटगोइंग सीवर। ये लो क्राउन मैच हो रहा है, दिस इज हाउ द क्राउन इज मैचिंग। आउटफॉल सीवर में भी ओसीएफ होता है क्या? नहीं। आउटफॉल सीवर में पाइप फ्लो होती है, प्रेशराइज फ्लो होती है। आउटफॉल सीवर इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू ओपन चैनल फ्लो। आउटफॉल सीवर में ओपन चैनल फ्लो नहीं होती है। सर स्मॉलर सीवर एक से ज्यादा तो कब कैसे मैच करेंगे? एक से ज्यादा तब कैसे मैच करेंगे? जहां पर भी मैन होल होगा वहां पे आपको ये मैच करानी पड़ेगी। वेरेवर देयर इज अ मैन होल यू हैव टू इंश्योर दिस कंडीशन। तो मैन होल तो बना ही रहे हो, आपको उस कंडीशन को इंश्योर कराना पड़ेगा हमेशा। डाया ऑफ द आउटगोइंग सीवर दैट ऑफ इनकमिंग सीवर। हाँ, आउटगोइंग सीवर का डायमीटर बड़ा है, इनकमिंग सीवर का डायमीटर छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल कैरी फॉरवर्ड। इज देयर एनी प्रॉब्लम ऑफ करोजन इन सीवर? देयर इज प्रॉब्लम ऑफ करोजन इन एवरी सिचुएशन, नॉट ओनली इन सीवर। करोजन की प्रॉब्लम हर जगह होती है। इनलेट सरफेस एंड सरफेस वाटर जब सेम है तो एफ्लुएंट की लिमिट डिफरेंट क्यों होता है? अच्छा, एफ्लुएंट का लिमिट डिफरेंट क्यों होता है? आप बताओ, मैंने तो लिमिट बताया नहीं इनलेट वाटर का आपको। मैंने तो लिमिट बताया नहीं आपको इनलेट वाटर का। अब आप पूछ रहे हो ये सवाल, मतलब आपको ये लिमिट पता है? नितेश कुमार, अगर आप ये लिमिट पूछ रहे हो इसका मतलब आपको ये लिमिट पता है। तो बताओ फिर लिमिट कितनी होती है, किस चीज की लिमिट होती है? इफ यू आर आस्किंग दिस प्रॉब्लम इट मींस यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपको इसके बारे में जानकारी है तभी ये सवाल पूछ रहे हो कि जब सरफेस वाटर इनलेट वाटर ही होता है तो इनकी लिमिट में फर्क क्यों होता है। तो एक बार ये लिमिट किसके लिए वो भी बता दो फिर। एक मैनुअल में मल्टीपल इनकमिंग आउटगोइंग हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है सचिन जी। एक मैनुअल के अंदर मल्टीपल इनकमिंग मल्टीपल आउटगोइंग सीवर हो सकते हैं। डिस्पोजल दोनों में सेम है, डिस्पोजल दोनों में सेम है। आप बोले डिस्पोजल दोनों में सेम है, मैं बोला दोनों में डिस्पोजल सेम है। अच्छी बात है, मैं ये बोला। प्लस में भी इतने डाउट आते हैं क्या? जब आपने लिमिट के बारे में पूछा है तो एक बार लिमिट किसकी है ये भी तो बता दो। लिमिट इज फॉर व्हाट?
आप कंफ्यूज, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो ना आप। एक बार मैंने अभी पीछे कोड लिखे हुए हैं, कोई भी एक इंसान इन दोनों कोड की जो परमिसिबल वैल्यूज हैं वो शेयर कर दे। एक मिनट, मैं ही शेयर कर देता हूँ, मेरे पास ये वैल्यूज हैं, मेरे पास ये वैल्यूज है, मैं ही शेयर कर देता हूँ, किसी और से क्या बोलूँ। एक बार इंपोर्ट कर रहे हो तो मुझे पीडीएफ, लेट मी इंपोर्ट द पीडीएफ, आपका ये डाउट क्लियर करते हैं। और ये मैं इसलिए परमिसिबल वैल्यूज, सो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सीवेज, डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, चलो देखो ये रही डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। सो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, ये वाली पीडीएफ नहीं है, दिस इज नॉट द पीडीएफ, दूसरी पीडीएफ इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो। सो डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, हाँ रेफर दिस, हाँ रेफर कीजिए इसे। तो जिसने भी सवाल पूछा था सर इनलैंड वाटर तो सेम होता है, इनलैंड वाटर इज सेम, तो फिर वैल्यूज अलग अलग क्यों होती हैं, अब उस चीज को रेफर करते हैं, वैल्यूज अलग अलग क्यों होती हैं, व्हाई दी वैल्यूज आर डिफरेंट। इंपोर्ट पीडीएफ, नहीं है वैल्यू वहां पे वो, दैट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। एक बार इन दोनों कोड की वैल्यूज जो मैंने लिखी हुई है पीछे वो शेयर करे कोई, जब तक मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूं, अगर मिल जाए मुझे तो, इफ आई एम एबल टू फाइंड इट। IS 47642490, कोई भी शेयर कर दे इसकी वैल्यू, आपको डायरेक्टली ये कोड मिलेंगे, यू विल फाइंड दिस कोड ओनली। डिस्कस नहीं हो रहा है, मल्टीपल आउटगोइंग हो सकते हैं, एक इनकमिंग हो सकता है, मल्टीपल इनकमिंग हो सकते हैं, मल्टीपल आउटगोइंग हो सकते हैं, हर सिचुएशन प्रैक्टिकली अलग होती है, तो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वैसा प्रोवाइड कर देंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन प्रोवाइड इट। कोड ग्रुप में शेयर कर देना, हाँ कोड में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आई शेयर द कोड इन द ग्रुप, उसमें कोई इशू नहीं है। किसी को नहीं मिल रहा, केतन ने भेजी है, चलो केतन ने भेजी है, केतन ने भेजी है, केतन ने भेजी तो है पर काम की नहीं है वो, काम की नहीं, ऊपर कोड का नाम तो आ ही नहीं रहा है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोड इज नॉट मेंशन्ड, नॉमेनक्लेचर भी होना चाहिए कोड का ऊपर। चिन्मय आपने भी जो भेजी है वो बिल्कुल सही भेजी है, पर वो विजिबल ही नहीं होगी लोगों को। विभा ने भी भेजी है, सही भेजी है, विभा आपका कोड भी सही है पर वो विजिबल नहीं होगा लोगों को। चलो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्या पता है शायद बात समझ में आ जाए, एक बार जूम करके दिखा दूंगा मैं आपको। अब जिसने भी ये सवाल पूछा था एक बार इसको देखना, रेफर दिस, एक बार एनालाइज करना इसे, क्या लिखा हुआ है ये, एनालाइज दिस पॉइंट। अभी जूम करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, हाँ ये चीज सही भेजी है। अब जिसने भी, रॉबिन ने भेजी है ये, अब जिसने भी ये सवाल पूछा है एक बार उसको उसको इसको समझने दो। तो ये 5 मिनट बर्बाद किए मैंने, ये 5 मिनट बर्बाद किए मैंने इसलिए ताकि मल्टीपल लोगों की ये दिक्कत होगी, एक बार में सबकी दिक्कत खत्म हो जाए कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, विजिबल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम कर रहा हूँ, रुको। व्हाट इज द मोड ऑफ योर स्टडी, जरा पढ़ना ही है, क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द इनलैंड सरफेस, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द इनलैंड सरफेस वाटर IS 4764, क्लियर है, ये इनलैंड वाटर का है, ये इनलैंड वाटर। अब दूसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन द इनलैंड सरफेस वाटर IS 2490, अरे जब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को इनलैंड में डिस्पोज करोगे तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, देन दी वैल्यूज गेट चेंज्ड। अब ये वैल्यू रट तो ली आपने, ये वाली वैल्यू रट तो ली है, सर इनलैंड के लिए तो वैल्यू अलग होती है, अरे इनलैंड के लिए वैल्यू अलग नहीं होती है, कौन सा सीवेज डिस्पोज कर रहे हो आप, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर रहे हो इनलैंड सोर्स में, तो वैल्यू बदल गई है। इफ यू डिस्पोज द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द इनलैंड सोर्स देन द वैल्यूज आर डिफरेंट, तो ये वैल्यू अलग होती है। सब कुछ लिखा होता है ऊपर, ये ऊपर वाली चीज नहीं पढ़नी है, बस क्या पढ़ना है, इनलैंड सोर्स है, सर ये भी तो इनलैंड सोर्स है, ये भी इनलैंड सोर्स है, तो वैल्यू अलग अलग क्यों है, बाय द वैल्यूज आर डिफरेंट। तो ये वैल्यूज से पहले एक बार ऊपर पढ़ा भी करो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड देयर। तो आपका कंफ्यूजन आपने ही क्रिएट कर रखा है। तो इनलैंड वाटर सरफेस वाटर सेम होता है, लिमिट अलग अलग क्यों है, क्योंकि अलग अलग सीवेज को डिस्पोज कर रहे हो इनलैंड वाटर में, यू आर डिस्पोजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सीवेज इन द इनलैंड सोर्स, हेंस द वैल्यूज आर डिफरेंट, इसलिए वैल्यू डिफरेंट है। ये देखो ये भी इनलैंड वाटर लिखा हुआ है, आपको ये भी बोल देगा सर इनलैंड वाटर की लिमिट तो सर 3 होती है, आपने तो 30 लिखवा दी, फिर एक किताब में 20 लिखी हुई थी, सर कौन सी सही होगी, 3 सही होगी, 30 सही होगी या 20 सही होगी, उस किताब में तो वो आंसर है, इस किताब में ये आंसर है, सर कौन सा आंसर सही है, अरे सारे आंसर सही है, पढ़ो ऊपर किस क्या लिखा हुआ है ये, व्हाट इज बीइंग रिटन हियर।
तो इससे जब पढ़ते हो पूरी बात पढ़ा करो, आधी बात मत पढ़ा करो। मेरे को बस यही बताना था। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इसलिए मैंने 10 मिनट बर्बाद कर दिए अपने। इधर कंफ्यूजन हो रहा है। इनलेट तो सेम होता है सोर्स वाटर सरफेस वाटर की तरह, तो इनलेट वाटर इज सेम है सरफेस वाटर। सर लिमिट अलग अलग क्यों होती है? वाई लिमिट्स आर डिफरेंट? वो इस वजह से होती है लिमिट अलग अलग, क्योंकि हम ढंग से नहीं पढ़ते। ये है पूरी कहानी। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। विल मीट टुमारो एट सेम टाइम। ये मैं लिमिट शेयर कर दूंगा, आई शेयर द लिमिट्स।